अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसका अर्थ ये होता है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है, रुष्ट पुष्ट है, तो उससे ये पता लगता है कि व्यक्ति का मन भी स्वस्थ है और ठीक ठाक है। परंतु ये कहावत यदि हम इसको फेस वैल्यू पर ले लें तो हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि जो कुछ दिखता है वास्तव में ये ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। आप देखेंगे इसका एक साधारण उदाहरण है कि किसी गांव वाले व्यक्ति से आप पूछें कि देखो भाई बताओ कि सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, तो बिल्कुल अपनी साधारण भाषा में कहेगा कि देखिए जी, मैं तो रोज़ सुबह देखता हूँ, इसी धरती पर मैं अपने गांव में अपने घर के बाहर खड़ा होता हूँ, सूर्य सुबह उधर से निकलता है और धीरे धीरे चलता चलता मेरे सिर पर आ जाता है दोपहर को, और ढलता ढलता जाके सायंकाल को दूसरी तरफ जाके अस्त हो जाता है। तो सूर्य ही चलता है धरती के गिर्द। अब अपरेंटली तो ये ठीक लगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज्योग्राफी को जानता है तो उसको पहली बात यही समझाई जाती है कि सूर्य खड़ा है और धरती उसके इर्द गिर्द घूमती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखकर ये सीधा स्टेटमेंट दे दें कि इसका मन भी स्वस्थ है, उसमें देखने में कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो अवश्य ही उसका मन भी स्वस्थ होगा। लेकिन देखना यह है कि उस व्यक्ति के शारीरिक स्वस्थता के कारण उसका मन स्वस्थ है या उसकी मानसिक स्वस्थता के कारण उसका शरीर स्वस्थ है। एक व्यक्ति स्वस्थ दिखता है, लेकिन अगर उसकी आदतें बिगड़ जाएं, उसकी हैबिट्स खराब हो जाए, उसका लाइफस्टाइल बिगड़ जाए, उसका खान पान रहन सहन इरेगुलर हो जाए, तो क्या होगा कि वही व्यक्ति जो 6 महीने पहले आपको स्वस्थ दिखता था, 6 महीने बाद वो कई रोगों से ग्रसित हुआ दिखेगा। अब देखिए, देखना ये है उसका जो लाइफस्टाइल बिगड़ा, उसकी जो आदतें खराब हुई, जो किसी बुरे संग में गया, वहाँ उसको कौन ले गया? तो आप देखेंगे शरीर स्वयं नहीं चलता है, आंखें स्वयं नहीं देखती हैं, कान स्वयं नहीं सुनते हैं, जीवा स्वयं ही अपना भोजन सिलेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसके पीछे व्यक्ति का मन होता है। तो जब व्यक्ति के मन विचलित होता है, जिसको कहा जाता है मन चंचल होता है, या मन इधर उधर देखता है और कुछ सुनता है, तो मन फिर शरीर को मोटिवेट करता है कि तुम ऐसे करो। अर्थात अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ रहेगा, और तन की स्वस्थता का आधार मन की स्वस्थता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का तन स्वस्थ है इसलिए उसका मन भी सदा स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि शरीर और मन भी आत्मा की एक शक्ति है, और आत्मा दोनों के मिलने से ही व्यक्ति जीव आत्मा बनता है। व्यक्ति का जीवन शरीर और आत्मा, जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है
तभी वो व्यक्ति जीवित कहलाता है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा महत्व किसका है? जैसे मोटर कार है और मोटर कार का ड्राइवर है। आज आप देखते हैं कि लोग जो हैं अपनी क्षमता के अनुसार महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी मॉडर्न कार, जिसमें जितने ज़्यादा फीचर हों उतनी उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, वो खरीदते जा रहे हैं। सचमुच आज की कारों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, किंतु कार कितनी भी महंगी हो, कितने भी फीचर्स वाली हो, अगर उसका ड्राइवर कॉम्पिटेंट नहीं है तो जैसे कहा जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसी प्रकार से वो कार कब तक ठीक चलेगी, कब तक एक्सीडेंट से बची रहेगी, ये कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। इसलिए हमको ये विचार करना है कि हम जीवन में आज जो अपना जीवन पाते हैं उसमें हम समझते हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अशिक्षित व्यक्ति को तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता, तो शिक्षा एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है। इसलिए आज समाज में सर्वाधिक जोर शिक्षा पर दिया जा रहा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा को फिर डाइल्यूट करते करते उसको लिटरेसी तक ले गए हैं, यानी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो हम जितनी भी सरकारें हैं वो 100% एजुकेशन का तो लक्ष्य रखती हैं, लेकिन 100% लिटरेसी के लिए भी बहुत मेहनत कर रही हैं कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार से दूसरा महत्व हम देते हैं स्वास्थ्य को, कि अगर व्यक्ति का शरीर ठीक है तो व्यक्ति का जीवन है। अगर शरीर ही रोगी रहता है, कोई ना कोई अंग बिगड़ा रहता है, तो बाकी चीज़ें बेकार हैं। तो फिर हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आँखें हैं तो जहान है, जान है तो जहान है। तो हम शरीर को जीवित रखने के लिए हम समझते हैं कि शरीर के सब अंग अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम लंबी आयु को पाएंगे। तीसरी एक और बात लेते हैं जिसको हम धन कहते हैं। आज मनुष्य फिर ये भी समझने लग गया है कि कोई शिक्षित भी हो, शरीर से भी रुष्ट पुष्ट हो, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है, वो निर्धन है, तो बाकी दोनों चीज़ें भी बेकार हैं। और फाइनली मनुष्य आज इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जितना व्यक्ति के पास धन होगा, तो धन को उन्होंने सबसे बड़ा मापदंड मान लिया है कि जितना धन होगा उतना वो स्वस्थ भी रह सकेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खरीद सकेगा, अगर बीमार हो जाए तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकेगा, पैसा उसको चाहिए। और अगर धन होगा अच्छे एरिया में निवास कर सकेगा, बीच बीच में किसी हिल स्टेशन पर हवा खाने भी जा सकता है। तो मनुष्य ने धन को एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संसाधन बना लिया है अपने सुख और शांति का। धन होगा तो व्यक्ति शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, विदेश में जाकर भी डिग्रियां प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अब तीन बातें हो गई कि व्यक्ति सोचता है कि शिक्षित होना आवश्यक है, शिक्षा एजुकेशनल एम्पावरमेंट करी जाए, दूसरा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, तो शरीरों को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए हर कोशिश की जाए, और तीसरा इन दोनों के लिए और अन्य संसाधनों और सुविधाओं के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन कोई व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, वो समझे कि मैं तो इस दुनिया में यहीं पर स्वर्ग में हूँ, सुखी हूँ। क्योंकि व्यक्ति समझता है कि धन से तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। अच्छा, अब ये हर व्यक्ति इसी परसूट में लगा रहता है, इसी कोशिश में लगा रहता है। अब देखिए कि तीनों चीज़ें क्या असर करती हैं। आज
शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा जिसका उद्देश्य एक ओवरऑल व्यक्ति को नॉलेज देना था, ओवरऑल यानी सर्वांगीण उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास करना था, उसको अंदर अच्छे बुरे का, सुख दुख का, सब चीज़ का ज्ञान होना था। आज शिक्षा केवल मात्र रह गई है व्यवसाय के लिए। जितना व्यक्ति शिक्षित होगा उतना वो उसको कोई ना कोई व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन मिल जाएगा जिससे वो धन उपार्जन कर सकेगा। अच्छा, इस लक्ष्य को भी ले लें तो हम आज देखते हैं कि शिक्षित लोग अनएम्प्लॉयड पाए जाते हैं। कई बार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक साधारण सी जॉब के लिए, एक क्लर्क की नौकरी के लिए भी बहुत हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग अप्लाई करते हैं, और अगर उनको ये जॉब मिल भी जाए तो क्या होता है कि उनको कितना डिग्रेडेशन फील होता है कि मैं व्यक्ति इतने बड़ी शिक्षा प्राप्त किया हुआ, मुझे ये जॉब भी मुश्किल से मिली है। और देखा जाए तो आज एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के मुकाबले में शिक्षित लोग ज़्यादा हो गए हैं, और शिक्षित लोग अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा का जो मिनिमम, सबसे कम न्यूनतम स्तर था, इससे व्यक्ति को कम से कम कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए कुछ शिक्षा के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी काम की, वो भी नहीं रहा। तो शिक्षित लोग घूम रहे हैं, और फिर कई बार तो उनको और कार्य करने पड़ते हैं, कोई दुकान करना पड़ता है, कोई बिजनेस करना पड़ता है। ये भी हम देख रहे हैं, जो शिक्षा उन्होंने किसी और प्रकार की प्राप्त की होती है, फाइनली उनको कुछ और काम करना पड़ता है। अब आप स्वास्थ्य पर आ जाएं। जो व्यक्ति अच्छे स्वस्थ भी हैं, तो आप देखेंगे सारे स्वस्थ व्यक्तियों को शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, और जिनको मिलती है उसका तो हमने बता दिया। तो स्वास्थ्य भी व्यक्ति को कोई धन उपार्जन का माध्यम नहीं बताता है। सारे स्वस्थ व्यक्ति, बहुत सारे बेचारे ऐसे ही बेकार और अपने आप को बिल्कुल एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य का उपयोग ही नहीं कर पाते, ऐसे मिलते हैं। कई स्वस्थ व्यक्ति मैनुअल जॉब्स करते हैं। और इसी प्रकार से धन की बात ले लें तो धन, जिनके पास पर्याप्त धन भी है, उसके साथ साथ उनकी कुछ हैबिट्स, उनकी आदतें कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं कि वो धन उनको सुख देने की बजाय उनके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि अलग अलग हम जीवन के अलग अलग अंगों को विकसित करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ अधिक विकसित हो जाएगी, कोई ना चीज़ कम विकसित रहेगी, अर्थात बैलेंस नहीं रहेगा। तो आज व्यक्तियों के जीवन में भी और समाज में भी सबसे बड़ी जो एक बात है, विषमता है, वो इम्बैलेंस की है। हम ये भी देखते हैं, रोज़ आप देखेंगे कि बहुत बड़े महानगर के एक एरिया के लोग उसके बिल्कुल दूसरे कोने में उनको जॉब मिला हुआ है, वहाँ वो नौकरी के लिए जाते हैं, उनको बस में चढ़ना पड़ता है या कोई साधन लेना पड़ता है, कितना टाइम उनका वहाँ जाने में लगता है, और उस एरिया के लोग उसी बस में रिटर्न जर्नी में या और किसी बस में उस एरिया में आ रहे होते हैं जॉब करने, जहाँ से वो व्यक्ति गया है। इस प्रकार की, जिसको कहते हैं अवॉइडेबल ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल टीचर को उसी के एरिया में ही जॉब मिल जाए, बल्कि उसको एक बहुत दूर के एरिया में मिलती है। कोई बैंक एम्प्लॉय है, कोई भी है, तो उनको जाना पड़ता है, तो आवत जावत में भी कितना व्यर्थ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने नगर से किसी दूसरे नगर में जा कर के कोई कार्य मिल जाता है, तो उसको अपना घर बार छोड़कर एक सेपरेट छोटा सा वहाँ महंगे दाम पर अपना घर बसाना पड़ता है। बहुत सारी सुविधाएं
उसकी जो अपने घर में होती हैं उसको उपलब्ध नहीं रहती हैं। तो एक अजीब तरह की ये दुनिया, एक अजीब तरह का माहौल है जिसमें आप बेसिकली देखेंगे कि वेस्टेज या व्यर्थ या जिसको अवॉइड किया जा सकता उसकी मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आज तो मनुष्य बिल्कुल रिज़ाइन कर चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि हम जो भी मजबूरियां हैं उसके साथ हमको जीवन जीना है। जीवन एक प्रकार का संघर्ष हो गया है। और जिनको हम कुछ पढ़े लिखे साधन संपन्न स्वस्थ लोग भी मानते हैं, वो भी इसको एक प्रकार का संघर्ष महसूस करने लग गए हैं। उनके जो आने वाली उनकी अगली पीढ़ी है उसके लिए ये सारी विषमताएं, सारी जिसको कहते हैं बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं और भी ज़्यादा नाजुक समय को ला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो फिर व्यक्ति को देखना पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो कौन सी ऐसी ताकत है हमारे पास, वो ऐसी कौन सी फैकल्टी है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको हम बढ़ाएं। तो एक तो हम इन चीज़ों का ज़्यादा ताकत से सामना कर सकें, और दूसरे हम हमारी जजमेंट पावर, हमारी बुद्धि की जो परख शक्ति है इतनी क्लियर हो कि हम जहाँ तक हो सके अपनी वेस्टेज को अवॉइड कर सकें। तो आज वेस्टेज को अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस स्थान पर, उस जगह पर वेस्टेज को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसने हमारी अन्य चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो आप देखेंगे वो स्थान जो है वो व्यक्ति का मन है। अगर मन के अंदर भी क्लैरिटी रहे, मन के अंदर भी दृढ़ता रहे, मन और बुद्धि मिलकर के प्रॉपर हर चीज़ को परख सके, किसी धोखे या छलावे में ना आए, किसी साइड ट्रैक में ना जाएं, किसी बाई लेन्स में ना जाएं, और व्यक्ति अपने फोकस रहे अपनी बात पर, तो हर व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ सकता है। क्योंकि वेस्टेज हटाने से व्यक्ति ठीक वक्त पर ठीक एक्शन ले सकता है। आप देखेंगे कि उदाहरण के तौर पर कितनी भी तेज़ रफ्तार की कारें हों, लेकिन जब वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं तो मजबूर हो जाते हैं। उस कार से आप कई बार देखते हैं कि ऑटो रिक्शा भी आगे निकल जाता है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता। तो इसी तरह से अगर व्यक्ति के मन के अंदर संकल्प जो चलते हैं वो थोड़े हों तो हमेशा थोड़ी चीज़ शक्तिशाली होती है। हम जानते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी में हमेशा क्लैश रहा है। जहाँ क्वालिटी होगी क्वांटिटी कम होगी, जो ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी घट जाएगी। तो ये तो हर व्यक्ति का अनुभव है कि मेरे जो मन में संकल्प उठते हैं अगर वो थोड़े होते हैं तो शक्तिशाली होते हैं, जितने बढ़ते जाते हैं उनकी शक्ति घटती जाती है। एक कार्य करने के लिए एक संकल्प आवश्यक होना चाहिए, लेकिन आज एक कार्य करने के लिए अनेक संकल्प व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये होगा कि नहीं होगा, करूँगा तो क्या होगा, ना होगा तो कैसे हो जाएगा, रास्ते में क्या क्या रुकावट आएगी, इत्यादि इत्यादि। इन सब चीज़ों के हम अनुभवी हैं। एक दिन के अंदर भी हम देखते हैं, एक दिन के अंदर जो मॉर्निंग टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग, जिसको भगत लोग अमृत वेला कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट भी आप देखेंगे, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट उस टाइम को चुनते हैं। जो भगत लोग हैं वो भक्ति करने वाले भी उस टाइम को चुनते हैं। कोई भी व्यक्ति जो थोड़े समय में ज़्यादा कुछ सोचना चाहता है, अपना प्लान बनाना चाहता है, वो उस मॉर्निंग टाइम को चुनता है। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग कि सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, मॉर्निंग टाइम को चुनते हैं। मॉर्निंग टाइम में आधा टाइम लगता है कहीं भी जाने आने का। तो वो
और बीच का जो जिसको हम रश आवर कहते हैं, फिर पीक आवर कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें आप देखेंगे व्यक्ति की परफॉर्मेंस में और उसके संसाधनों की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जानते हुए कि किसी भी को वैज्ञानिक को आविष्कार करना हो, उसको एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना हो, उसको एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए एकाग्रता के लिए संकल्पों का कम से कम होना आवश्यक है। परंतु आज हम क्या देखते हैं? आज हम ये देखते हैं कि जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, कि व्यक्ति को व्यर्थ की बिना मतलब की जानकारी इतनी दी जा रही है और व्यक्ति को जिनको खाने पीने के लिए भी नहीं है, जो अन्य बातों को इग्नोर करते रहते हैं, वो एक फ्री समझ के कि हम इस जानकारी से हमारा समय पास हो जाएगा, हम एंटरटेन हो जाएंगे, हम जहाँ कहीं जा नहीं सकते वो सीनरी हम देखेंगे। तो मेरा इशारा मीडिया की तरफ है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ है, कि आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमको, चाहे व्यक्ति गरीब है या अमीर है, बुद्धिजीवी है या कैसा भी है, उसको इस प्रकार की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, उसको इस प्रकार के एल्यूज़न दिखा रहा है, सबज बाग दिखा रहा है, उसको इस धोखे में रख रहा है कि हम तुम्हारे जीवन को सुखी बना रहे हैं, तुम्हें बिना किसी खर्चे के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं जो तुम कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। इस प्रलोभन में आकर के व्यक्ति का मन छलावे में आ जाता है। और हम सब जानते हैं, आज तो रिसर्च भी किया गया है कि चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वह गृहिणी है, चाहे वह सोशल लोगों के मिलने जुलने की जो नॉर्मल स्वभाव था, हर प्रकार के ऊपर वो इतना असर कर रहा है और व्यक्ति को व्यर्थ, जिसको कहा जाता है सूचना, इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है कि अगर उसको कोई काम की बात सोचनी हो तो जैसे एक बहुत बड़े कूड़ेदान के अंदर किसी का एक घड़ी गिर जाए और उसको ढूंढना पड़े तो कितना टाइम लगता है, ये हम देख रहे हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। अब नॉलेज भी जो होती है, नॉलेज में होता है अच्छे और बुरे का ज्ञान। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के भीड़ भाड़ में नॉलेज तो थोड़ी सी रह गई है। अब अगर व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान हो भी जाता है तो उसमें अच्छे को अपनाना और बुरे को छोड़ना उसकी शक्ति चाहिए। तो केवल आज मनुष्य कह देता है, किसी से कहो थोड़ा कुछ आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, मन के कंट्रोल की, कुछ आपको मेडिटेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें पता है अच्छा क्या बुरा क्या है, ये मेडिटेशन वगैरह क्या होता है, ये तो पुराने वक्तों की चीज़ है, ध्यान लगाना आदि। तो इसलिए वो उसको भी छोड़ देते हैं। तो अच्छे बुरे का पहले तो ज्ञान ही नहीं रहता है, इतना सारा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा पेश किया जाता है, हर चीज़ के दो पहलू बताए जाते हैं। मीडिया का तो काम ही है कि बाल की खाल उतारना और राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी चीज़ को कितना वो एनलार्ज करके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से लोगों को पेश करते रहते हैं। तो उस छलावे में आकर के मनुष्य जो है, अच्छे बुरे का भी छोड़ो, और उसके ऊपर होता है विजडम, अर्थात मुझे कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ नॉलेज की मुझे ज़रूरत है, कौन सी की ज़रूरत नहीं है। एक मेडिकल साइंस वाले को, जो व्यक्ति डॉक्टरी साइंस सीखने वाला है, उसको कोई इतिहास पढ़ाना शुरू कर दे, इतिहास अच्छी चीज़ है लेकिन उसके तो वो काम की चीज़ नहीं है। यहाँ तो हर प्रकार की चीज़ जो है मनुष्यों के मनों पर लादी जा रही है। अब मीडिया का एक ही लक्ष्य रहता है, ये अपना स्वार्थ,
कि हम कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लें जिससे हमारा मीडिया चलता रहे। और आज इतना मीडिया हो गया है, एक दूसरे इतना कंपटीशन हो गया है, सच झूठ की कोई पहचान नहीं रही है। तो हम देखें कि क्या हम इसके द्वारा सचमुच समाज की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं। उनको भी छोड़ दें, व्यक्ति सोचे कि मुझे इसमें से कितना कुछ ग्रहण करना है, कितना कुछ मेरे लिए आवश्यक है। तब व्यक्ति कम से कम अपने मन के अंदर अपने संकल्पों की मात्रा को घटा सकेगा। जब घटाएगा तो उसको परख शक्ति थोड़ी उसकी बढ़ेगी कि मेरे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है। तब वो हितकर को चुन सकेगा और हितकर कुछ पर चलने का उसको कुछ ना कुछ उत्साह मिलेगा। और हितकर पर चलने से जो उसको खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा, उससे उसको शक्ति प्राप्त होगी। हम समझते हैं ये अति आवश्यक है। आज की चमक धमक की दुनिया में, आज की तेज़ी की दुनिया में आप देखेंगे मीडिया इतनी तेज़ी से चीज़ों को पेश करता है कि थोड़े से थोड़े में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे दें, लेकिन लोगों की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अपनी शांति के लिए हमें ये सोचना है कि हम बाहर की दुनिया से कितना अंदर को ग्रहण करें। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा भोजन कर ले तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये भी एक प्रकार का मन का भोजन है जो दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा हमको परोसा जा रहा है। तो हम इस पर थोड़ा विचार करें और एकांत में बैठ कर के सोचें कि मैं अपने मन को एम्पावर करने के लिए संकल्पों को घटाऊं, और संकल्पों को घटाने के बाद, उनको शक्तिशाली बनाने के बाद उनको कार्यान्वित कर सकूं। ओम शांति।